नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं हमारे प्रैक्टिस में, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जब भी पेशेंट ऐसे आते हैं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक और डिस्ट्रॉफी, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, इसमें पेन होता है बहुत ज्यादा पेशेंट को। तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, और फिर ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या सोचना है, कैसे हेतु को देखना है, किस तरह से क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हम लोग रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब ये है बात की बीमारी। लेकिन एलोपैथी का जब डायग्नोसिस लेके आते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को अपनी भी पढ़ाई रहनी चाहिए कि वो ये चीजों को समझ सके। तो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम, ये रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी सिंड्रोम इज ए यूनिक क्लिनिकल रेडियोग्राफिक एंटिटी. Many terms have been applied since its original description in 1864 by Mitchell et al., including post-traumatic osteoporosis, Sudeck's atrophy, acute bone atrophy and कैजुलैजिया। मतलब क्या होता है, कभी भी इंजुरी वगैरह हो जाती है तो इसकी वजह से जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है, उसमें क्या होता है, वेसल्स में स्पाज्म होता है और पेन होने लगता है बहुत ज्यादा। और जो भी इंजुरी होती है उससे ब्रेन में ये सिग्नल जाता है, पेन का इंपल्स स्टार्ट होने लगता है। तो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जो है, इसको कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर जगह में बहुत ज्यादा पेन होता है, जब कहीं चोट लग गया, कहीं ट्रॉमा हो गया, तो एक जगह पे, तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू या बोन इंजरी रहता है, तो ये टाइप 1 हो गया। सॉफ्ट टिश्यू और बोन इंजरी हो गया तो टाइप 1, और नर्व इंजरी अगर हो गया तो टाइप 2 होता है। तो ये बहुत दिनों तक रहता है, और जितना हम सोचते हैं उससे ये ज्यादा रहता है, और ओरिजिनल टिश्यू डैमेज करता है। अंदर ही अंदर अंदरूनी मार का जो पेन होता है और इंजरी होती है, डैमेज होता है, वह ये है। तो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम रहता है, वो क्रॉनिक पेन कंडीशन रहता है। जैसे बचपन में कभी चोट लग गया, या फिर किसी ने हाथ मरोड़ दिया, तो उस टाइम दर्द नहीं हुआ, उस टाइम दवाई ववाई खा लिया, ठीक है। लेकिन बहुत सालों के बाद, ठंडियों के समय में, वो पेन बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी कभी कंटिन्यू भी रह सकता है, इंटेंस पेन भी रह सकता है, सिवियरिटी कितना इंजुरी कितना हुए उस पर डिपेंड करता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। पेन किलर्स काम करते हैं लेकिन ज्यादा काम नहीं करते हैं, और ये एक हाथ में, पैरों में, हाथ में, और घुटनों में, ये सब में रहता है। और कभी कभी ये पेन जो है वो पूरे हाथ में, पूरे पैरों में भी पसरने लगता है, रेडिएटिंग पेन होने लगता है। इसमें ऑटोनॉमिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि पसीना बहुत आना,
फिर उसके बाद में मोटर चेंजेस होते हैं कि वीकनेस आता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं कि स्किन और बोन एट्रोफी होती है, स्किन सूखने लगता है, बोन भी सिकुड़ने लगते हैं। हेयर लॉस होता है, जॉइंट्स में कर्वेचर होने लगता है। तो ये रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी ऐसा रहता है। डिस्ट्रॉफिक चेंजेस आने लगते हैं, विकृत सेल बढ़ के, और कुछ तो अजीब तरह का इसमें वात की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें एक तो कलर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर जो है स्किन का वो चेंज हो जाता है। ये जो भी लिम्ब है हमारा, हाथ या पैर, उसमें ये कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत बर्निंग पेन होता है। वहां पे स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पसीना आता है, स्वेलिंग होता है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, उसका ही सबसे ज्यादा मेन रोल है। जो फाइट फ्राइट ये जो रहता है ना, उस वही अफेक्टेड होता है, तो पेन बहुत ज्यादा होता है। तो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी जो होता है, इसको हम लोग शोल्डर हैंड सिंड्रोम भी कहते हैं, या कॉजेल्जिया भी बोलते हैं, कैजुअलजिया ऐसे भी बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म एलोपैथी डॉक्टर्स को नहीं पता है। आयुर्वेद के हिसाब से आघात जन्य पेन, आघात होने की वजह से ये सारी चीजें होने लगती है। तो इसके कारण हो सकते हैं कि ट्रॉमा हुआ है, कहीं चोट लग गया, मुक्का मार अंदर से ही अंदर लगा, पुलिस ने लाठी चार्ज कर लिया और अंदर हड्डी में वो पेन चला गया, या सर्जरी हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, या डिजेनरेटिव अर्थराइटिस ऑफ द नेक, जो अपना गला है वहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, अर्थराइटिस हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, या ब्रेन डिजीज हो रहा है, नर्व इरिटेशन हो रहा है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है, जहाँ पे नर्व एंट्रेपमेंट हो रहा है। नर्व का मतलब नर्व जो है वो पूरी तरह से एंट्रैप्ड हो गई है, मसल से या बोन्स कार्टिलेज वगैरह से, लिगामेंट से। शोल्डर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के जो एलोपैथी के डॉट्स का दवाई चल रहा है, या बार्बिचुरेट्स चल रहा है, उनके साइड इफेक्ट से हो सकता है। तो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि इसमें सिम्टम्स जो रहते हैं ना, वो वैसोमोटर सिस्टम बिगड़ जाता है, मोटर एबनॉर्मलिटीज, सेंसरी एबनॉर्मलिटीज। वो एबनॉर्मलिटीज मतलब पेन का सेंसेशन भी पता नहीं चलता है, और होता भी बहुत ज्यादा रहता है, अंदर अंदर दर्द होते रहता है। और इंजरी होने के बाद क्या होता है कि बर्निंग पेन होगा, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होगा इंजरी होने के बाद। सेंसिटिविटी अगर टच करें तो वो स्पर्शा सहत्व रहता है, और हाथों में पैरों में स्वेलिंग रहता है, अचानक ही पसीना आता है, अनयूजुअल स्वेटिंग होता है, और या फिर स्किन जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। जो नाखून है और बाल है, वो एरिया के कुछ चेंज हो जाते हैं, सफेद होने लगेंगे, नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और जितना स्ट्रेस लेते हैं वो ये बढ़ जाता है। 3 से 6 महीने के बाद जो इंजरी हुई है, अंदर ही अंदर अंदरूनी इंजरी हुई है, तो बर्निंग पेन जो है वो नीचे और ऊपर जाने लगता है, जहां पे इंजरी का एक्चुअल साइट है उससे ऊपर नीचे जाता है। हाँ, आर्म्स और लेग में स्वेलिंग रहता है और हार्ड होने लगता है वो एरिया। मसल्स में स्पाज्म आता है, वीकनेस आता है, हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ने लगते हैं, और हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, नाखून जो है वो ब्रिटल और क्रैक होते हैं। सब वायु के सिम्टम्स हैं। 6 महीने के बाद जो इंजरी होती है, उसके बाद ये क्या होता है, वहां पे स्किन जो है वो पेल होगा, ब्लू होगा, शाइनी अपीयरेंस होगा, ज्वाइंट मूवमेंट कम होगा, मसल लॉस होगा, मसल सूखने लगेंगे। तो इसके लिए जो ये जो रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी है, तो इसके लिए क्या हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है। तो पहले तो सीबीसी करना है, टोटल ब्लड काउंट कितना है वो देखना है, ईएसआर देखना है, सीआरपी लेवल देखना है, एएसओ टाइटर देखना है, एक्सरे करना है, बोन स्कैन करना है, बोन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर नर्वस कंडक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट वो करना है, ईएमजी करना है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करना है, मसल्स का सब हमें चेक करना है, तो एमआरआई स्कैनिंग करना है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री ऑफ स्वेलिंग है, उसमें ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, या टेम्परेचर जो है वो अप डाउन हो रहा है वहां पे। दूसरा है कि वहां पे ट्रॉमा पहले हो गया है, पेनफुल इवेंट हुआ है, या ट्रॉमा होने की वजह से हाथ पैर हिलाए नहीं जा रहे, वो वैसे का वैसे ही रखा जा रहा है। तो ये फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ते जाता है, डिस्ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक व्यू से देखे जाए तो नर्व डैमेज होता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, पित्त का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है। तो इसमें पित्तानुबंध वात की चिकित्सा है, लेकिन मेन कारण है आघात जन्य।
लेकिन जब बर्निंग है तो पित्तानुबंध वात की चिकित्सा करनी है, शोफ की चिकित्सा, शोथ की चिकित्सा करनी है, और ब्रीहण करना है क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति है, क्योंकि मसल वेस्टिंग, मसल लॉस हो रहा है, वात बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मधुर रस का प्रयोग करना है। पित्त कफ की दृष्टि है तो अगर वहां पे स्वेलिंग है, स्वेटिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो पित्त कफ की दृष्टि भी हो सकती है या पित्त वात की भी हो सकती है, तो कषाय रस का भी प्रयोग करते हैं, कषाय रस और मधुर रस का प्रयोग करते हैं। मर्माभिघात की चिकित्सा करते हैं, बस्ती देते हैं, सेक करते हैं, तेल अभ्यंग करते हैं, लेप लगाते हैं। तो इसमें इंटरनल दवाइयों में गुडुच्ची आदि कषाय, तिक्तक कषाय, महातिक्तक कषाय, भद्र दार्वादि कषाय, सहचरादि कषाय, सब वात शामक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। फिर द्राक्षादि कषाय, बला, अब ब्रीहण भी करना है हमें क्योंकि वहां पे आघात हुए हैं, बात का प्रकोप है, तो कुछ ब्रीहण भी करना है। डिफॉर्मिटीज आ गया वो तो अलग बात है, लेकिन जो पेन है उसके लिए क्या करना है, द्राक्षादि कषाय, बला मूल कषाय, विदार्यादि कषाय, धन्वंतर कषाय, जीवनीय गण का कषाय, सारीवादी कषाय देते हैं। चूर्ण कल्पना में मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, वेदना कम करना है, तो अश्वगंधा चूर्ण, लवंग चूर्ण देते हैं। इसी तरह से गुगुल कल्पना, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, व्योषादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, जैसा कंडीशन है, पंचतिक्त घृत गुगुल वो देते हैं। उसी तरह से रस औषधियों में कैल्शियम का भी ऑस्टोपोरोसिस वगैरह हो रहा है और पेन हो रहा है वहां पे, तो प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत, स्वर्ण भस्म, फिर चंद्रोदय, पूर्ण चंद्रोदय देते हैं। फिर वृहत व चिंतामणि रस, एकांग वीर रस, रसराज रस, ये सब देते हैं। इसी तरह से बस्ती देते हैं तो धानवंतर तेल का बस्ती देते हैं, शीरबला तेल का बस्ती देते हैं, नारायण तेल का देते हैं, बला गुड़ुच्यादि तेल, गंध तेल, लाक्षादि तेल, शीरबला तेल, सहचरादि तेल, पिन्याक तेल। और घृत कल्पना में वहां पे ब्रीहण करना है, वात का प्रकोप है, आघात जन्य ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो विदार्यदि घृत, महातिक्त घृत देते हैं। इसी तरह से आसवरिष्ट में बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, देवदारवारिष्ट, दशमूलारिष्ट। इस वजह से इसमें तेल की धारा करते हैं, तैल धारा बहुत अच्छा रहता है, धान्याम्ल की धारा, पंचाम्ल की धारा, दशमूल का शीर पाक का शीर धारा, अंगमद प्रशमन गण को शीर में पका के और उसकी धारा करते हैं। फिर शीर बला तेल का अभ्यंग करते हैं, पिंड तेल का करते हैं, नारायण तेल का करते हैं, बड़ा बला गुड़ुची आदि तेल का, मूरीवेणा तेल का करते हैं, चंदन बला लाक्षादि तेल का अभ्यंग करते हैं। इसी तरह से केतकी मूलादि तेल का अभ्यंग करते हैं। लेप में इसमें जो भी हमारा लेप जो है, आरग्वदी अध्याय में बहुत सारे लेप बताए हैं वेदना शामक, उनका लेप करते हैं, या फिर हम दशांग लेप करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पिजिचिल क्रिया करते हैं, मतलब वो पिजिचिल आपको मालूम है कि वो तेल और घी का कॉम्बिनेशन होता है, और परिषेक करके अभ्यंग करते हैं, तो पिंड तेल, यष्टि मधु तेल, मूरी वीणा तेल का करते हैं। इसी तरह से शिरोपीचू करते हैं, क्षीरबला तेल, धन्वंतर तेल, नारायण तेल, शिरोधारा करते हैं, क्षीरबला तेल का, भला गुड़ इत्यादि तेल का, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और नस से करते हैं, और अवलेह में कुष्मांड रसायन, विदार्यदि रसायन, च्यवनप्राश अवलेह का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि क्रॉनिक उनका पेन है, पहले मुक्का मार लगा है, चोट लगी है और बाद में पेन हो रहा है, सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स डिस्ट्रोफी, रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी ऐसे है, उसको तो नाम दिया है, लेकिन आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि पहले उनको चोट लगी है और बहुत सालों के बाद उनको पेन हो रहा है। कंचन मैडम जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। कंचन मैडम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं? हेलो सर, प्रणाम हाँ, सर। आप 1 मिनट बात करिए, मेरे पास एक पेशेंट है अर्जेंट, में 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ, आप बोलते रहिए मैम। जी हाँ। सर। हाँ। हाँ सर, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ना चोट लगती है, पर उस समय तो उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। पर ऐसे अंदरूनी मार लगता है उन्हें, जैसे कि कभी कभी स्कूटर से गिरना या फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाना, तो उन्हें बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट एकदम ठीक है, हाथ पैर ठीक है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, पर वो अंदरूनी चोट होती है सर उनमें। और हमारा आयुर्वेद यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पे भी वायु का ही सोचना है कि वायु को कैसे, क्योंकि वायु का ही प्रकोप वहां पे होता है। तो और बहुत बार तो ऐसे होता है ना कि अ, अंदर से कभी कभी चोट लगने की वजह से अंदर से काफी दिनों के बाद विद्रवी भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो रस रक्त मांस है वो सड़ जाता है, तो वहां पे हमें बहुत बार विद्रवी एब्सेस जिसे हम बोलते हैं वो भी दिखता है।
बहुत बार आपने देखा होगा कि जो टू व्हीलर्स चलाते हैं तो उनमें कोई मतलब सेंस ही नहीं होता है, किसी भी चला रहे कोई भी डायरेक्शन में वो डाल देते हैं। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी चला लेते हैं, 18-19 साल के या फिर उससे भी कम एज के भी बच्चे चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो उन्हें जैसे कि वो एज में तो पता नहीं चलता है, पर थोड़ी जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको ये चोट उनको फिर तकलीफ देना स्टार्ट हो जाती है। तो हम अगर हिस्ट्री प्रॉपरली लेते हैं तो पेशेंट बोलता है नहीं, मुझे 10 साल पहले मैं गिर गया था और मुझे अभी दर्द होना स्टार्ट हुआ। और मेनली ये दर्द ना जैसे कि ठंड के दिनों में या फिर जैसे वर्षा ऋतु है उस समय में ये बढ़ता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वैसे भी वात का प्रकोप हमें दिखता ही है। तो और बाकी लोगों का पेन तो जिनके बॉडी में वायु का प्रकोप हुआ है उनमें पेन दिखता ही है। तो ऐसे लोगों में जिनको अंदरूनी चोट लगी है वहां पे उनका पेन और हमें दिखता है। कभी कभी पेशेंट जैसे बोलता है कि कंधा दुखना स्टार्ट हुआ है और उसको एक्चुअली हिस्ट्री जो तुरंत वाली हिस्ट्री कुछ नहीं होती है, पर हम अगर उसके पीछे के सालों में अगर जाके देखें और उसको पूरा हिस्ट्री पूछे तो हमें मिलता ही है कि वो एक तो गिरा था, बाइक से गिरा था या कुछ धक्का लगा किसी का, या फिर कुछ एकदम जोर सी चोट लगी है। तो ऐसे पेशेंट मिलते हैं सर हमें, और हम अच्छे से आयुर्वेद से उसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यंग बहुत अच्छा काम करता है, हम स्नेहन स्वेदन करा सकते हैं, हम वात शामक दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे महावाती धुंस, एकांगवीर रस है, हम पीड़ांतक वटिका यूज कर सकते हैं, महायोगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल है, लाक्षादि गुग्गुल, ये सब यूज कर सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी भी बहुत अच्छा काम करती है, दशमूल क्वास, दशमूलारिष्ट यहाँ पे हम दे सकते हैं। और पेशेंट को थोड़ा सा वात शामक आहार भी बताना चाहिए कि हम जो हमारे खाने में बहुत स्पाइसी चीजें हम जब खाते हैं और बहुत खट्टी चीजें होती है ना, जैसे कि दही वगैरह का सेवन करना, उससे भी बहुत पेन बढ़ता है। तो हम यहाँ पे मोस्टली पेशेंट को कठोल, जिसे कि हम स्प्राउट्स बोलते हैं, वो खाने के लिए अवॉइड कराते हैं। अचार वगैरह खाने के लिए अवॉइड कराते हैं, मतलब एक्सेस मात्रा में नहीं खाना है अचार को। नहीं तो हम अभी ये सीजन अचार थोड़ा सा आप खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर अगर बहुत सारे लोगों को ऐसे भी आदत होती है कि कटोरी कटोरी भर अचार खा लेते हैं, तो यहाँ पे वो चीजें अवॉइड करें। छाछ हम ये सीजन में दे सकते हैं, तो हम उस छाछ भी हम घर का गाय के दूध से बना हुआ छाछ हम उनको बोल सकते हैं खाने के लिए। हल्का सुपाच्य खाए ताकि पेट रोज के रोज अच्छे से साफ आए और वायु पेट में ही बने ना, और पूरी बॉडी में फैले ना जाके, और जो बढ़ा हुआ वायु है वो भी शांत हो जाए। इस टाइप से थोड़ा सा हम उनको प्राणायाम वगैरह के लिए भी बोल सकते हैं। और बल के हिसाब से हम उनको व्यायाम भी एडवाइस कर सकते हैं। जो भी भाग में अंदरूनी चोट लगी है वहां पे हम एक नॉर्मल घर पे उनको हॉट वाटर फर्मेंटेशन वगैरह भी बोल सकते हैं, हम तेल की धारा वगैरह भी बोल सकते हैं। तो काफी मतलब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑयल्स है, जैसे हम दशमूल का तेल है, अश्वगंधा तेल है, बला तेल है, महामाश तेल, प्रसारणी तेल, जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से हम ये ऑयल को यूज कर सकते हैं। जी सर। हेलो, किसी और को हाँ, बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों का कोई अनुभव है कि अगर वातरक्त जैसी संप्राप्ति है कि कहीं पर चोट लगे, वातरक्त के हेतु हमें बताया है कि अभिघात, तो वहां पे खून जमा होता है, वायु का प्रकोप होता है। ऐसे कंडीशन में अमृतोत्तरम कषायम देते हैं, बलागुडुच्य आदि कषायम देते हैं, भारंगी आदि कषायम। फिर अनुलोमन करना है तो गंधर्व हस्ती आदि कषायम। फिर श्रमहर गण कषायम पेन किलर में सबसे अच्छा है। अंगमर्द प्रशमन गण का कषाय देते हैं पीने के लिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वहां पे अग्नि को बढ़ाना बहुत जरूरी है, दीपन पाचन में तो वैश्वानर चूर्ण देते हैं, अग्निमुख चूर्ण देते हैं। फिर उसके बाद में ये हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, दाढ़ी माष्टक चूर्ण, जो भी दीपन पाचन करना है वो देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे समीर पन्नग रस है, सिद्ध मकर ध्वज है, पूर्ण चंद्रोदय रस, बृहद कस्तूरी भैरव रस, ये सब तो महंगी दवाइयां हैं। अभ्यारेश, दशमूलारेश, जीर्काद्यरेश, पिपल्या, सब जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग देते हैं। इस पर पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि बहुत क्रॉनिक हेलो। पेन? हाँ। हाँ सर, आते हैं और जैसा आपने बोला वैसे ही मैं भी ट्रीटमेंट करती हूँ कि वात रक्त का ही सोचना पड़ता है, क्योंकि आघातज संप्राप्ति मिलती है पास्ट में। तो वहाँ पे रक्त दूषित होता है वायु के साथ।
तो इसके लिए मैं कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल है या तो अमृता रिष्ट है, और जैसे आपने बाकी के बताए तो वही दवाई देती हूँ, और उससे सर पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं। जी, इसमें और भी क्या क्या तेल यूज कर सकते हैं, जैसे कि कार्पस हस्त्यादि तेल है, फिर आरनालादि तेल है, अमृतादि तेल है, फिर त्रिफलादि तेल है, दारव्यादि तेल है, फिर इसमें अलग अलग तेल, बलागुड़ुची आदि तेल बोल दिया मैंने, लाक्षादि तेल है, फिर वचा लहसुन आदि तेल है, माशादि महामाश तेल है, सहचरादि तेल है, शीरबला तेल है, वज्रक तेलम है, फिर उसके बाद में पंचवल्कलादि तेलम है, फिर पिंड तेल है, प्रभंजन तेल है, फिर धन्वंतर तेल है, नागरादि तेल है, नारायण तेल है। ऐसे बहुत सारे तेल हैं जो हम इनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर इसमें रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा काम है, और स्नेहन स्वेदन तो अपन करते ही हैं, दीपन पाचन करते ही हैं। इसके अलावा ये जो ठंडी गर्म पानी में रखते हैं पैर को, बार बार 5 मिनट इधर और 5 मिनट इधर, गर्म पानी और ठंडे पानी की दोनों बाल्टियां भर के रख लो और उसमें उसका करवाते हैं तो उससे भी बहुत अधिक आराम मिलता है। और लोकल में लेप लेप वगैरह भी अपन उपयोग करते हैं, जसांग लेप वगैरह का, इस तरह का, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसका। क्योंकि ये जनरली में क्या है, चोट वो गिरने से भी हो जाता है कई बार। जो ये पेटकुट के आते हैं, इनके क्या नाम है, कहीं लड़ाई वड़ाई करके या फिर उस तरह से कहीं ये थाने वाने में पिट पिट के, इनके भी ये बहुत दिक्कत होती है सर ये। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? लाठी चार्ज वगैरह हुआ है या क्रॉनिक मारपीट हुआ है, उसमें ये क्रॉनिक पेन रहता है जो बाद में उभर जाता है, बहुत तकलीफ देता है। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? या किसी को बोलना है? वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? स्मिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। तो अभी मैं कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप लोग? तो ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग कब मिलेंगे? 9 बजे मिलेंगे। तो आप लोग ट्रीटमेंट करें, ये ट्रीटमेंट लंबा है लेकिन इस पे बात अभी कम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो फिर हम और बात करेंगे। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम।